हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में 10 मैथ पेडागोजी के ऐसे प्रश्न आपको कराने वाले हैं जो सीटेट एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। अभी तक सीटेट की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, मैथ के पेपर में जो मैथ पेडागोजी का सेगमेंट पूछा जाता है, उसमें ये 10 प्रश्न हमेशा इसी कॉन्सेप्ट पे रिपीट होते रहे हैं। तो यदि आप भी सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन 10 प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट में ये प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया प्रश्न है मैथ पेडागोजी से। गणित में नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या आपको पता है नैदानिक परीक्षण क्या होता है? इसका नाम आप सुने होंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम। इसका उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है माता पिता को फीडबैक देना, दूसरा है बच्चों की समझ में रह गई रिक्तियों को जानना, प्रगति पत्रक भरना या अंतिम परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बनाना। आप लोग बताइएगा, गणित में जो बच्चों के लिए जो है नैदानिक परीक्षण, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चों में किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अच्छा, इसका नाम आप सुने होंगे। ठीक है, डायग्नोसिस का नाम। जैसे डॉक्टर जो है बीमारी का पता लगाने के लिए मरीजों का क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं ताकि बीमारी का पता लग सके कौन सी बीमारी है। उसी तरीके से जो गणित के टीचर होते हैं, जो मैथ के टीचर होते हैं, अपने बच्चों के लिए जो है नैदानिक परीक्षण करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। इसके माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चे में कहाँ समझ में कमी रह गई, बच्चा कहाँ पे अटक रहा है, बच्चे के अंदर कहाँ ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से बच्चा गलती कर रहा है। तो बच्चों में कमियों को ढूँढने के लिए, बच्चों में जो है कि बच्चा कहाँ पे अटक रहा है, बच्चों के अंदर क्या ऐसी कमी हो रही है, उसको ढूँढने के लिए जो है, जो शिक्षक होते हैं गणित के, वो नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर जो है अपने पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। क्या करते हैं? बीमारी को पकड़ने के लिए। तो ये उनके अंदर, बालक के अंदर जो है कमियों को ढूँढने के लिए गणित करते हैं। मतलब जो है शिक्षक करते हैं गणित के, ठीक है? अब बात आती है कि जब ये उनको पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर ये कमी है, इसी की वजह से वो अटक रहा था, तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद करते हैं उनका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। कौन करता है? गणित के टीचर करते हैं। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है रेमेडियल, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? इसी को हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। और ये कब किया जाता है? जब ये पता चलता है बच्चे का, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद बच्चे के अंदर ये कमियां हैं, इसकी वजह से बच्चा जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है गणित में, इसी वजह से कमी है। कमियों को ढूंढने के बाद पता चल जाता है, तब बच्चे का इलाज किया जाता है। किसके माध्यम से? रेमेडियल टेस्ट के माध्यम से उसको टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण उसको दिया जाता है। जैसे डॉक्टर को पता चल जाता है बीमारी, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद फिर उसका वो उपचार करते हैं। और उसी तरह टीचर भी करते हैं, शिक्षक भी। बच्चे के अंदर क्या कमी है, हमारे मतलब जो है कौन सा ऐसा टीचिंग किया जाए ताकि बच्चा सीख सके। तो सही ऑप्शन यही हो जाएगा, बच्चे की समझ में रह गई रिक्तियां, जो कमियां रह गई, उसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ में आ गया होगा प्रश्न? हाँ सर, समझ में आ गया होगा। चलिए, 18 नंबर का प्रश्न है कि क्लास 2 के छात्रों को 44 लिखने को कहा गया, कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे सुधारेंगे? आप क्लास 2 के गणित के टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने कहा बच्चों 44 लिखो, और कुछ बच्चों ने उसमें से 404 लिख दिया। हम लोग भी लिखते थे गलत। हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे। तो आप एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे, या ऐसा करेंगे उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे, वो कभी बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। आप सही उत्तर लिख देंगे तो क्या जानेगा वो? दूसरा है, उन्हें ठोस पदार्थ से विनिमय नियम जो है समझाएंगे, उन्हें 10 बार लिखने को कहेंगे। सिर्फ 10 बार लिखने से, कहने से सुधार नहीं हो जाएगी उसकी गलती में। वो बार-बार 10 बार लिख करके इसको तो सीख जाएगा, 44 को 4 हो 4 ऐसे समझ जाएगा। लेकिन फिर बाद में कुछ और बोलेंगे तो फिर वो गलत करेगा। तो ऐसा नहीं है कि बार-बार लिखने से, बार-बार रटने से कोई चीज़ होगी। उन्हें सही उत्तर वाले बच्चों के साथ बैठा देंगे। उन्हें सही उत्तर वाले बच्चों के साथ बैठा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सही उत्तर वाले बच्चों के साथ बैठाएँगे, हो सकता है वो बच्चे बताएँ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि सही उत्तर वाले बच्चों के साथ बैठा देंगे तो उनको आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको करना क्या होगा? उन्हें ठोस पदार्थ से विनिमय नियम, यानी कि एक्सचेंज रूल आप सिखाएंगे। यानी कोई ऐसा मूर्त एग्जाम्पल उनके सामने लाएंगे ताकि बच्चे सीख सके। जैसे मान लीजिए, आप ले लीजिए वो 404 रुपए लिए हैं और आप 44 रुपए लिए हैं। बच्चे से कहिए कि मुझे दीजिए वो पैसा, तो आपको पैसा दे देगा।
ठीक है, 404 रुपए उनको दीजिए, अपने 44 रुपए लीजिए। फिर आप उनको 44 रुपया दे दीजिए अपना, फिर उनसे कहिए 404 रुपए अपना दे दिए। फिर आप कहिए मैं नहीं दूँगा, तो कहेगा नहीं ये तो ज़्यादा है, 404 रुपए मैं सर को दिया हूँ और 44 रुपया सर ने मुझको बस दिया है। तो जब कोई उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, सामने एक्सचेंज रूल लाएँगे, एक्सचेंज रूल अदला-बदली वाला रूल करेंगे, कोई नियम लाएँगे, तब वो ज़्यादा समझ में, इसी को कहते हैं हिंदी में विनिमय नियम। कोई ठोस पदार्थ से, ठीक है? कोई ऐसा पदार्थ हो या किसी एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में आ गया। 18 नंबर का यहाँ पे देखिएगा, 19 नंबर का प्रश्न नहीं है, 9वां प्रश्न है कि अबेकस का प्रयोग किन बच्चों के लिए सबसे प्रभावी होता है। अबेकस का प्रयोग जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक्टिलियम होता है, किन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, केवल मेधावी बच्चों के लिए, जो लिखने में अक्षम है। ठीक है, तो हम आपको बता दें, यह सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। यानी ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए अबेकस के माध्यम से, अबेकस का प्रयोग करके जो है पढ़ाया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, कुछ मोतियां होती हैं, जो बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, नहीं देख पाते हैं, उन मोतियों को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। जैसे एक मोती स्पर्श किए तो एक हो जाएगा, दो मोती स्पर्श करेंगे तो दो हो जाएगा। आप उनसे बोलेंगे ये एक है, तो जब चीजों को स्पर्श करेंगे दृष्टिबाधित बच्चे, क्योंकि देख तो पाते नहीं है बच्चे, तो उन बच्चों के लिए जो है अबेकस विधि सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, जो देख नहीं पाते हैं। यानी अबेकस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, मैं आपको बता दूं, गणना के लिए किया जाता है, गणना या गिनती के लिए किया जाता है। ठीक है, अब उनमें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है, वो बच्चे देख करके एक मोती, दो मोती, तीन मोती ऐसा गिन करके जो है करते हैं। बाकी जो है कि केवल मेधावी बच्चों के लिए ये नहीं होगा, बाधित बच्चों के लिए ये भी नहीं होगा, जो लिखने में ये भी नहीं होगा। यानी ये सामान्य बच्चों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि बस दृष्टिबाधित बच्चों को ही अबेकस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्रभावी तरीका है, जो सामान्य बच्चे उनको भी अबेकस का प्रयोग करके जो है पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें बच्चे चीजों को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, उसे मोतियों को छूते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा, दो इस तरह से फील करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अंतिम प्रश्न पेडागोगी का ये रहा कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। यानी प्राथमिक लेवल पर जो गणित की किताब होती है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन, संकल्पनाओं को जटिल से सरल क्रम में देना, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना, केवल बहुत सारे अभ्यास प्रश्न, तो केवल वाले ऑप्शन तो पहले ही खत्म है। केवल चित्रों का प्रयोग, तो केवल चित्रों का प्रयोग नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं है। तो ये दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, बाकी दो ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। देखिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनाओं को जटिल से सरल। ये गलत है, जटिल से सरल नहीं। पहले आप ऐसी पुस्तक बनाइए प्राथमिक लेवल के बच्चों के लिए, 1 to 5 के लिए, जिनकी पुस्तक में पहले कठिन सवाल हो फिर सरल हो। नहीं, पहले सरल सवाल फिर कठिन होने चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसी तरीके से केवल बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हो, तो बहुत सारे अभ्यास प्रश्न के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए, बच्चों को कैसे इसमें लगेगा वो बताना। केवल चित्र हो ये भी नहीं। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा इसलिए होना चाहिए, मूर्त मतलब जो चीजें उसमें दिखाई जानी चाहिए। जैसे कोई उदाहरण हो जिसमें आप बच्चों को कोई तीन चीज ले लीजिए, आप जो है वस्तु ले लीजिए तीन, जैसे मैंने तीन पेन ले लिया, बच्चों को तीन पेन दिखाया, तो बच्चे इस चीज को देख रहे हैं ना, तो मूर्त है। जब अपने आंखों से देखेंगे तो कहेंगे एक दो तीन, तीन पेन सर दिखा रहे हैं, फिर नीचे तीन लिखा रहेगा, तो वो जान जाएंगे कि तीन मूर्त चीजें देखे हैं, तो आप बताएंगे तीन ऐसा ही होता है, एक दो तीन, फिर तीन लिख करके आप दिखा दीजिए। तो आपको पहले मूर्त उदाहरण देना है, जो चीजें दिखाई जाए ऐसा उदाहरण, और उसके बाद अमूर्त चीजें तो अपने आप वो सीख जाएंगे। है वो वेन हीले से पूछा जाता है। ठीक है, ये हर बार एग्जाम में आया है, जितने भी पेपर आप उठा करके देखिए मैथ का, हर सेकंड पेपर में ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न क्या है कि वेन हीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को दर्शाते हैं वह है स्थानीय मान है, ज्यामितीय चिंतन है, भिन्न है, संख्या संकल्पना है। तो आज हम लोग वेन हीले के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में वेन हीले से आए तो आपका गलत ना हो। तो आइए जान लेते हैं वेन हीले कौन था। वेन हीले एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने जो है ज्यामितीय चिंतन की अवधारणा दी। ज्यामितीय चिंतन के बारे में मतलब ज्योमेट्री के बारे में इन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि बच्चे जो छोटे नन्हे मुन्ने बालक होते हैं, वो जो है ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, इनसे वो कैसे सीखते हैं, ज्योमेट्री से उनका कैसे ज्ञान बढ़ता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। यानी बच्चों को जो है, बच्चों के लिए जो है ज्यामितीय चिंतन किया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने 5 स्तर बताए। ध्यान से सुनिएगा, कितने स्तर बताए उन्होंने,
5 स्तर बताए आपके, जिसमें से स्तर 0 जो आपके प्राथमिक प्रियोरिटी लेवल में पूछा जाता है और स्तर 1 भी आपको बता दे रहे हैं। 2 स्तर आपको बताएँगे। जो स्तर 0 है, वो आपका ध्यान से समझिएगा आप लोग। सिर्फ इस प्रश्न को रट लेने से कुछ नहीं होगा, कांसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है? पूछ देगा स्तर 0 में क्या है? तो स्तर 0 में क्या है? स्तर 0 जो है विजुअलाइजेशन में है। उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं, स्तर 0 वाले जो बच्चे होते हैं, स्तर 1 में सॉरी 0 में, बच्चे किसी वस्तु को देख करके ही बस बता देते हैं। जैसे बाजार गए, समोसा खाए, उन्होंने कहा एक त्रिभुज है। जैसे आप बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या है और ये क्या है? बच्चे कहेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा होता है। अब बच्चे कहेंगे इसमें भी 4 भुजा होती है, इसमें भी 4 भुजा होती है। ठीक है? लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वर्ग है, ये आयत है, दोनों में अंतर होता है। तो स्तर 0 में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। स्तर 0 में आपका होता है कि बच्चे बस वस्तुओं को देखने के आधार पे बस बता देते हैं, देखने के आधार पे। उसके उसके गुण नहीं पता होते हैं, इसके गुण क्या हैं? इसको उन्होंने देखा 4 भुजा, अच्छा, इसमें भी उन्होंने देखा कि 4 भुजा, बस बता दिए कि इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा। आप बच्चों से पूछेंगे इसमें अंतर क्या है? कहेंगे कुछ भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे वस्तुओं को देखने के आधार पे ही बता देते हैं, ये चीज़ें हैं। जैसे बाज़ार गए, समोसा खाए, उन्होंने कह दिया त्रिभुज है, लेकिन क्वालिटी नहीं जानते हैं। तो स्तर 0 में यही होता है, बस देखने के आधार पे बालक, नन्हा-मुन्ना बालक जो होता है वो बता देता है। और स्तर 1 में क्या होता है, स्तर 1 में बच्चा गुणों को समझता है। अच्छा, इसमें 4 भुजा है, सही है, इसमें भी 4 भुजा है, सही है, लेकिन ये इसकी चारों भुजा बराबर है, ये वर्ग है, इसके आमने-सामने की भुजा बराबर है, ये आयत है। ऐसा वर्ग और आयत में अंतर होता है। तो बच्चा स्तर 0 में बस देखने के आधार पे बता देता है। और वेन हीले ने बस ज्योमेट्री के बारे में बताया, बच्चे ज्योमेट्री से कैसे सीखते हैं। ठीक है? इसके बारे में। तो जान गए होंगे स्तर 0 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे कहा जाता है दृश्यीकरण। क्या कहा जाता है? दृश्यीकरण मतलब देखने के आधार पे, इंग्लिश में विजुअलाइजेशन कहा जाता है। पूछा जाएगा प्रश्न एग्जाम में कि बच्चे देखने के आधार पे वस्तुओं का निर्धारण करते हैं, ये वेन हिले के किस स्तर में आएगा? तो स्तर 0 में आएगा। समझ में आ गया? एक प्रश्न से बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। चलिए सीधे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास 12 नंबर का प्रश्न कि गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं, नन्हे मुन्ने बालक होते हैं 1 to 5 के, कि वो गणितीय खेल और जो उनकी पहेलियां होती है कैसे मदद करती है। पहला ऑप्शन है गणित के प्रति सकारात्मक अवृत्ति विकसित करने में। दूसरा है गणित और दैनिक विचारों में संबंध स्थापित करने में। तीसरा है कार्यविधि को रटने में। ठीक है, ये 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा। यानी जो बच्चों में जो गणित की क्षमता का विकास कैसे होता है, उनके अंदर जो पहेलियाँ ये कैसे मदद करती हैं। तो पहला ऑप्शन है कि गणित के प्रति सकारात्मक अवृत्ति विकसित करने में, बिल्कुल सही बात है। जो गणितीयकरण होता है, जो गणितीय खेल होता है, जिसके खेल के माध्यम से बच्चे गणित सीखते हैं, ये चीज़ें उनके अंदर सकारात्मक अवृत्ति विकसित करती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग लाती हैं। बिल्कुल सही है, उससे गणित आसानी से सीखते हैं। दूसरा है गणित और दैनिक विचारों में संबंध स्थापित करने में। बिल्कुल, गणित में और जो उनके दैनिक विचार हैं, जब खेल से पहेलियों से जब वो सीखते हैं, तो उनका जो दैनिक विचार है, जो गणित है, उससे उनमें संबंध स्थापित होता है। बिल्कुल सही बात है। कार्यविधि को रटने में, तो रटना एक नेगेटिव वर्ड है, किसी भी तरीके से नहीं होगा। तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है। ये किस ऑप्शन में है? यहाँ पे देखिए पहले वाले ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है? ये रटना नहीं होगा। इस तरह से पहला दूसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया। इस तरह का प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। ठीक है? चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर का मतलब तीसरा प्रश्न आपका है। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करता है। अब आप कहेंगे सर 10 ग्राम क्या होता है? थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। बताएंगे, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम का प्रयोग विद्यार्थियों में की सहायता करता है। गणना कौशल बढ़ाने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि करने में, संख्याओं की तुलना करने में, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। ठीक है, आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो 10 ग्राम होता है, यह एक चीनी पद्धति है। कौन सा? चीनी पद्धति होती है, जिसमें बच्चे जो है कि इसके माध्यम से स्थानीय मान की, स्थानिक समझ की योग्यताओं में वृद्धि करा, मतलब जो है समझ में उनको आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर
गणना शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। यानी प्रश्न क्या पूछा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन का मापन व पढ़ाना, रैखिक बीजगणित। तो हम आपको बता दें एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य होता है, बच्चों के अंदर जो है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। क्या करना है? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बच्चा नीचे दिए गए तरीके से दो संख्याओं को घटाता है। जैसे यहाँ देखिए घटा रहा है एक बालक, 83 में से 27 घटाया है। देखिए कैसे घटाया है ये, ऐसे जब घटाया है तो ये 64 लाया है। ठीक है, बच्चे के घटाव सीखने के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप एक गणित के टीचर हैं, आपने बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं और घटाना दिया तो एक बच्चा उसमें से 83 में से 27 घटाया तो ये लाया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में क्या कह सकते हैं बच्चे के बारे में? पहला ऑप्शन, बच्चे को घटाव नहीं आता। अरे भाई घटाव नहीं आता तो घटाता कैसे? कुछ तो घटाया है गलत सही, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसे स्थानीय मान के बारे में गलत फहमी है। बिल्कुल सही बात है, उसको स्थानीय मान के बारे में गलत फहमी है, गलत जानकारी उसके पास है। यानी उसको जो आसान लग रहा है उसी से घटा दे रहा है। यानी उसको जो है इकाई दहाई सैकड़ा जो होता है प्लेसिंग वैल्यू वंस टेंस हंड्रेड का ज्ञान नहीं है, स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। इसी की वजह से वो इसको गलत घटाया है। घटाया कैसे है? सात, 3 में से 7 नहीं घटा पाया है तो चालाकी किया है, 7 में से 3 को घटा दिया है, 4 ला दिया है, और 8 में से 2 को घटा दिया तो यहाँ पे अपना 6 ला दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से उसने घटाया है। अब बात आती है कि ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा वह लापरवाह है, ऐसा कुछ नहीं। लापरवाह रहता तो घटाता कैसे? उसे अभ्यास की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभ्यास की कमी नहीं है। सबसे बड़ी गलती है उससे स्थानीय मान के बारे में गलत फहमी है, गलत जानकारी है, स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने गलत समझाया, मतलब गलत तरीके से घटाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न 16 नंबर का। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान, शेप्स और स्पेस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। जब आप छोटे छोटे बच्चों को आकार के बारे में, स्थान के बारे में पढ़ाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्थानिक तर्क कौशल को बढ़ावा देना, केवल परिभाषाएं याद करना। तो मैं बताया केवल वाला ऑप्शन नेगेटिव होता है तो ये होगा नहीं। बच्चों को व्यस्त रखना, ऐसा कुछ नहीं है। आकृतियों के नाम रटाना, रटाना नेगेटिव ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चों को आप आकार और स्थान के बारे में पढ़ाते हैं तो इसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, स्थानिक तर्क कौशल विकसित करना। यानी जो स्थान है, जो प्लेस है, उसके उनके अंदर जो है स्किल डेवलपमेंट करना, यही आपका उद्देश्य होता है। आज इस क्लास में हम जो है कि 10 मैथ पेडागोजी के ऐसे प्रश्न कराए जिसपे सीटेट एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सीटेट 2026 एग्जाम देने से पहले आप इन प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा, इसके कॉन्सेप्ट को जरूर सीख के जाइएगा। प्रश्न पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप इसके कॉन्सेप्ट को सीखें। ठीक है, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। भाई।